हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिंदी और कृतिका पुस्तिका से हमने प्रीवियस लेक्चर में एक चैप्टर यहाँ शुरू किया था, माता का अंचल। ये चैप्टर लिखा है शिव पूजन सहाय जी ने। इस चैप्टर के माध्यम से वो हमें बताना चाहते अपने जीवन की, अपने बचपन की बातें। और यहाँ पर उन्होंने अपने बारे में, अपने पिता के बारे में, अपनी माता के बारे में हमें बताया है कि बचपन में जब वो थोड़ा सा होश संभालने वाले हुए तो ये अपनी माता को छोड़कर अपने पिता के साथ ही अधिक समय व्यतीत करते थे। इनकी जितनी भी दिनचर्या थी वो अपने पिता के साथ ही जो है वो करते थे, यानी कि सुबह उठना, नहाना, पूजा पाठ करना। तो इन सब के बारे में यहाँ पर इन्होंने बताया है। उसके बाद जब ये नदी में जा कर के मछलियों को गोलियां देकर आ जाते थे, उनका खाना देकर आते थे, तो घर आके जब ये खाना वगैरह खा लेते थे तो ये बच्चों के साथ खेलने जाते थे। यहाँ पर इन्होंने अपने बचपन के जो खेल हैं उन सब के बारे में बताया। साथ में लेखक बताते हैं कि इनके पिता जो है इनके हर खेल में शामिल हो जाते थे। जो ये नाटक किया करते थे ना बच्चे अपने हमजोलियों के साथ, तो उनके साथ इनके पिता भी इनके साथ शामिल हो जाया करते थे। तो आइए इस चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ लेखक ने अपने बचपन की बात बताई कि इनके शॉर्ट में इसको रिवाइज करेंगे। तो इन्होंने क्या बताया कि इनके जो पिता हैं ये जो है अपनी माँ का साथ छोड़ करके अपने पिता के साथ ही ये ज्यादा रहते थे। और हम बबूत का तिलक जो है लगा देने के लिए उनको दिग करने लगते थे, यानी ये सुबह सुबह जो है बबूत का तिलक लगाते थे। इनके जो माथे पर एक त्रिपुंड का जो है तिलक लगाया जाता था, जैसे आपने भगवान शिव के माथे पर देखा होगा, इसी प्रकार का ये भी इनके पिता भी इनको तिलक लगा देते थे। हमारे लिलार में बबूत खूब खुलती थी और फिर इनकी जो जटाएं थी वो लंबी लंबी थी। इनके पिता इनको जो है भोलानाथ नाम से पुकारते थे, तो इनके पिता इनको भोलानाथ नाम से पुकारा करते थे। लेकिन इनके बचपन का नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ। इनके बचपन का नाम था तारकेश्वर नाथ। ये रामायण का पाठ करते थे। उसके बाद इनके पिता जो हैं एक राम नामा बही बनाते थे, उसमें 1000 बार राम नाम लिख करके उस पोथी को बांध करके फिर ये मछलियों को खाना देने जाते थे। वहां से आते हुए अपने पिता के साथ खेला करते थे डाल में। और फिर देखिए यहाँ पर इन्होंने बताया कि ये अलग अलग प्रकार की, जब ये मछलियों को खिलाने लगते थे तब ये जो है अपने पिता के कंधे पर बैठे बैठे हंसा करते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते थे, पर शिथिल होकर, यानी कि वो कमजोर होकर के हमारे बल को बढ़ावा देते थे और हम उनको पछाड़ देते थे। ठीक है। तो इन्होंने बताया कि इनके पिता जो है इनके साथ फिर कुश्ती भी खेला करते थे और ये जो है बहुत मस्ती करते थे अपने पिता के साथ। आगे इन्होंने बताया कि उनके साथ साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तो उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते, पर हमें अपने ही साथ हाथ से जो है ये अपने हाथ से ही अपने पिता के हाथों से ही खाना खाते थे। लेकिन इनकी माता, जब इनका पेट भर जाता था, इनकी माता जो है अलग अलग तरीके से, अलग अलग ढंग से जो है इनको खाना दिया करती थी। और क्या कहती थी? जब खाएगा बड़े बड़े कोर तब पाएगा दुनिया में ठूर। देखिए मैं खिलाती हूँ और मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। और महतारी के हाथों से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है, यानी कि मर्द लोग, आदमी लोग नहीं जानते हैं कि बच्चों को कैसे खिलाना है। ये लेखक की माँ उनके पिता से कहती थी और कहती थी महतारी, यानी कि उनकी माता ही जानती है कि कैसे बच्चों को खाना खिलाना है। तो अब ये कैसे खिलाती थी? वह यह कहकर थाली में दही और भात को सानती थी, यानी दोनों को मिलाती थी और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कोर बनाकर ये कहकर वो खिलाती थी कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। लेकिन लेखक कहते हैं मैं इतनी जल्दी उड़ा देता था कि उनको उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। आगे यहाँ कवि ने लेखक ने बताया कि वो जो है बनावटी चिड़ियों को चढ़ कर जाते थे और तब बाबूजी कहते थे कि अच्छा अब तुम बाहर जाओ। अब इसके बाद इनकी माता जो है इनको बिल्कुल कन्हैया बनाकर इनकी चोटी को गूंथती थी, इनको जो है
कुर्ता और पजामा नए कपड़े पहना करके इनको जो है क्या टोपी वगैरह पहना करके इनको कन्हैया बनाकर बाबूजी की गोद में वो सिसकते सिसकते बाहर आते थे। बाहर आते ही हमारी बाट जो है जोहने वाला यानी कि उनकी राह देखने वाला बालकों का एक झुंड मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूल कर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लगते थे। अब देखिए इनके तमाशे किस तरह के थे। इस पैराग्राफ में इन्होंने बताया कि इन्होंने अलग अलग प्रकार के तमाशे खेल कर किया करते थे। ये मिठाई की दुकान लगाते थे। अब देखिए मिठाई की दुकान भी कैसी थी, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती थी। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चदोआ तान करके वो मिठाइयों की दुकान लगाई जाती थी। उसमें चिलम के खोचे यानी कि यहाँ पर इन्होंने अलग अलग तरीके से बच्चे जो हैं जो भी वेस्ट चीजें हैं उन सब से वो मिठाई की दुकान बनाते थे और मिठाई बेचते थे। ठीक है, लेकिन इन पर भी यहाँ इनके पिता जो है इनकी मिठाई की दुकान में चले जाते थे और उनके साथ जो है इस नाटक में क्या कहते थे, बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरी पैसे खरीद लेते थे इनकी जो नाटकीय दुकान है उससे। फिर उसके बाद वो दुकान को बढ़ाकर यानी उसको जो है बंद करके अब घरोंदा बनाते थे। ठीक है, घरोंदा बना करके वहां पर दावत होती थी, ज्योनार होती थी और जब इनके पिता उस ज्योनार में बैठते थे तो सभी बच्चे उस ज्योनार को हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे और इनके बच्चे जो हैं अब इनके पिता क्या पूछते थे, फिर कब होगा भोज भोलानाथ। तो इनके पिता इनसे जो है हंसी मजाक करते थे और फिर जो है भोलेनाथ से पूछते थे कि फिर कब भोज होगा भोलेनाथ। तीसरे पैरे में इन्होंने बताया कि ये एक बारात का जुलूस निकालते थे और जुलूस भी देखिए कनस्तर का इनका तंबूरा बजता था। अमोले को घिस करके ये सहनाई बनाई जाती थी। ठीक है, और टूटी जो चूहेदानी की पालकी बनती थी, हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते थे और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। वहां काठ की पटरियों से घिरे गोबर से लिपे आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे छोटे आंगन में कुल्हिए का एक कलसा रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार डालकर यानी लाल कपड़ा डालकर दुल्हन डालती है ना जब वो जिसमें आती है वो पालकी में, तो उसमें एक लाल कपड़ा डाला जाता था, उसमें दुल्हनिया को चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी जो ही उघार कर दुल्हन का मुख निखरने लगते यानी दुल्हनिया को देखने लगते, क्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते थे। और तीसरा खेल, ये लड़कों की मंडली अब इनकी जुट जाती थी। इकट्ठे होते ही राय जमती कि अब खेती की जाए। अब देखिए खेती भी करते थे, वहीं की जो चीजें हैं वेस्ट चीजें उनसे खेती करते थे और खेती करने के बाद देखिए उसी टाइम जब नाटक किया जाता है तो उसी टाइम इनकी खेती होती थी और उसी टाइम उनकी जो है खेती की कटाई भी हो जाती थी। तो अब इस पर जो है इसमें भी उनके पिता जो है यहाँ पर आ जाते थे। ठीक है, तो ये खेत की जब फसल काटते थे नाटक रूप में तो क्या गाते थे, ऊंच नीच में बई कियारी। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि लेखक जब खेती की कटाई करते थे तो कौन सा गीत वो गाते थे। तो कौन सा गीत गाते थे कटाई के समय, ऊंच नीच में बई कियारी जो उपजी सो भई हमारी। तो ये जो है गीत वो गाते थे। ठीक है, अब जो है इनकी जब खेतों की कटाई हो जाती है उसके बाद ये अपना जो अनाज है उसको भी बेचने के लिए भी ये जो है इस प्रकार का नाटक करते थे। तो किस प्रकार की तराजू बनाते थे, फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते थे, कसोरे का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी के दिए के तराजू पर तोलकर राशि तैयार कर देते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते और कैसी मौज की खेती थी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे। अब लेखक ने बताया कि उनके गांव में जो है एक ददरी का मेला होता था। तो ये जो है पहले वो क्या किया उन्होंने, सबसे पहले उन्होंने
एक मिठाई की दुकान खोली। इस प्रकार का खेल वो खेला करते थे। फिर उन्होंने जोनार बिठाई, यानी कि वो दावत देते हैं और वहाँ के जो पत्ते हैं उनकी पूरियां, अलग अलग प्रकार की जो है वो इस चीज सामग्रियां बनाते थे। फिर उसके बाद उन्होंने खेती भी करी। फिर वो बारात भी ले जाते थे। अब देखिए वहां जो लोग जाते थे, रास्ते से जाते ना एक गांव से दूसरे गांव में, तो बीच में ही कहीं जो है इनका गांव पड़ता होगा। ददरी के मेले में जाने वाले जो आदमियों का झुंड देख पाते, तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे। ये लोग क्या लगते थे, क्या चिल्लाते थे? चलो भैयो ददरी, सत्तू पिसान की मोटरी। तो यहाँ पर क्या गाना गाते थे? चलो भैयो ददरी, सत्तू पिसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते, तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे। और अगर किसी दूल्हे के आगे से इन्होंने देखा कि दुल्हन की पालकी जा रही है, जिसके ऊपर से लाल कपड़ा ओहारदार यानी लाल कपड़ा ओढ़े, तो ये जोर जोर से चिल्लाते थे। क्या चिल्लाते थे? रहरी में रहरी, पुरान रहरी ढोला के कनिया हमार महरी। तो इस प्रकार के गाने ये गाते थे। इसी पर एक बार एक बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। उस खसूट खबीस की सूरत आज तक हमें याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था। वैसा घोड़ घोड़ मुहा आदमी हमने कभी नहीं देखा। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती थी और आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहां चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चापते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादल से ढक गया, मेघ गरजने लगी, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी, पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। लेकिन बरखा न रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डरकर भाग चले। हम लोगों में बैजू बड़ा ही ढीठ था। संयोग की बात, बीच में मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बेजू उसको जो है क्या कर रहा था, चिढ़ाकर बोला। क्या बोला? बुढ़वा बेमान, मांगे करेले का चोखा। तो अब जो है इन्हीं बच्चों में से इनके साथ जो है एक और बच्चा था जिसका नाम बैजू था। तो वो जो है बड़ा ढीठ था। एक बूढ़े आदमी जिसका नाम क्या था, मूसन तिवारी, वो मिल गए। वो जो है आदमी को कम सूझता था। तो बैजू जो है उसको चिढ़ा रहे हैं। क्या कहा उसने? बुढ़वा बेईमान, मांगे करेले का चोखा। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया। तो बच्चे होते ना, एक के पीछे दूसरा भी बोलने लग जाता है। तो लेखक ने क्या कहा कि जैसे ही बैजू ने ये कहा, तो हमने भी ये चिल्लाना शुरू किया। मूसन तिवारी ने बेतहासा खदेड़ा। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले। जब हम लोग न मिल सके, तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहां से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुंचे, त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े और बैजू तो 9-2-11 हो गया। हम पकड़े गए, फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। तो अब यहाँ पर एक घटना बताते हैं कि जब ये इस तरह से चिल्लाते थे, तो इनके गांव का ही एक मूसन तिवारी नाम का, जिसको जो है कम सूझता था, तो वो आदमी इनको मिला। तो उस पर बैजू ने इनको चिढ़ाया और इसने जो है उनका पीछा किया, लेकिन ना मिलने पर वो उनकी पाठशाला चला गया। पाठशाला से 4 लड़कों को इनको ढूंढने के लिए निकाला गया। ये घर में थे, इनको वहीं से निकाला। बैजू तो भाग गया, लेकिन लेखक पकड़े गए। कहते हैं यहाँ पर फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली, क्योंकि वो स्कूल ही चला गया था, वो जो है उनके पाठशाला में चला गया था। तो इनके गुरुजी ने इनकी खूब खबर ली। बाबूजी ने यह हाल सुना, वह दौड़े हुए पाठशाला में आए। गोद में उठाकर हमें पुचकारने और
फुसलाने लगे, पर हम दुलारने पर चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरुजी की चिरौरी करके हमें, चिरौरी का मतलब हो जाता है यहाँ पर दीनता पूर्वक की जाने वाली प्रार्थना या विनती, हमें घर ले आए। अब जो है गुरुजी ने भी उनसे, क्योंकि अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे, उनको जो है अब जैसे ही उन्होंने सुना ये घटना तो वो तुरंत से पाठशाला आ गए। इनके पिता, किसके पिता? लेखक के पिता। वो दौड़े हुए पाठशाला में आए, गोद में उठाकर हमें पुचकारने लगे और फुसलाने लगे, और इनको जो है वो फुसलाने लगे। पर हम तो दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। तो बच्चे करते हैं ना, जैसे माँ बाप उनको जो है चुप कराते तो बच्चे और ज्यादा करते हैं, तो ये भी और ज्यादा रोने लग गए। उनका कंधा जो है आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरुजी की चिरौरी करके, यानी कि उनसे जो है उन्होंने प्रार्थना की कि भाई इसको माफ कर दीजिए, तो वो करके घर ले चले। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। अब यहाँ पाठशाला में पिटाई हुई, गुरुजी ने इनकी खूब खबर ली, ये रोने लगे। बाबूजी आए तो बाबूजी ने इनसे जो है प्रार्थना की, बच्चा है माफ कर दीजिए। तो अब जो है फिर जब बाबूजी इनको घर ले चले थे तो रास्ते में ही हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वे जोर से नाचते और गाते थे। फिर इनको जो है, एक तो इन्होंने जो है ये घटना हो गई, बैजू भाग गया और इनको जो है उसकी सजा मिली। लेकिन अब रास्ते में ही फिर से जब इनके बाबूजी इनको घर ले आ रहे थे पाठशाला से, तो इनको फिर से लड़कों का झुंड मिला, यानी कि, और वो जोर से नाचते और गाते थे। माई पकाई गर गर पुआ, माई पकाई गर गर पुआ, हम खाइब पुआ ना खेलब जुआ। तो अब लड़के क्या गा रहे हैं? जब ये पाठशाला से इनकी वहां पर पिटाई हुई, फिर इनके पिताजी, इनके बाबूजी इनको घर लाए, लेकिन फिर रास्ते में ही उनके साथ जो है उनको देख करके अब ये देख रहे हैं, लड़के गा रहे हैं माई पकाई गर गर पुआ, हम खाइब पुआ न खेलब जुआ। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। अब ये रो रहे थे पाठशाला से आते हुए। तो जैसे ही लेखक ने इनको देखा, कहते हैं फिर क्या, हम तो रोना धोना सब भूल गए, हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े। अब ये जो है बाबूजी इनको घर लेके जा रहे थे, लेकिन इन्होंने जो है बच्चों को देखा, तो अब जो है इनका फिर मन उनके प्रति जो है वहां वो खेलने के लिए वो हट करने लग गए। लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वहीं तान सुर आलप अलापने, यानी कि जो वो गा रहे थे उन्हीं के साथ अब लेखक भी गाने लग गए। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। अब क्या हुआ, वो गा रहे थे, इससे पहले से नाच रहे थे, लेकिन अब ये जो है इन्होंने भी इनके साथ गाना शुरू कर दिया, इनके साथ उस मंडली को ज्वाइन कर लिया। लेकिन अब क्या हुआ, तब तक सब लड़के सामने वाले वहां आगे जो है मकई का खेत था उसमें वो दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था, वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे। अब वो लड़के जो हैं उसमें चिड़ियों का झुंड था, तो वो लड़के जो हैं उनको दौड़ दौड़ कर पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ ना आई। अब चिड़िया को भला कौन पकड़ जाए। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे। अभी लेखक खेत में नहीं गए थे, बच्चों का लड़कों का झुंड वही था। तो कहते हैं हम खेत में अलग थलग होकर के गा रहे थे। राम जी की चिरई, राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। अब ये जो है इधर गा रहे थे लेखक, तो इसमें बहुत सारे गीत हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। तो लेखक क्या गा रहे थे, राम जी की चिरई, राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते, यानी दूसरों की पीड़ा को नहीं समझते हैं। तो अब इनके पिताजी और इनके जो बाबूजी थे और जो गांव के और आदमी थे, वो दूर देख करके इन बच्चों को देख करके हंसते थे और क्या कहते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर जो हैं पराई पीर, यानी दूसरों की पीड़ा को नहीं समझते हैं। हमारे लिए, बच्चों के लिए तो वो चिड़िया जो है पकड़ना खेल है,
लेकिन उनको जो है अपनी जान बचाना है, क्योंकि वो जो है उन्हें मार भी सकते हैं। ठीक है, एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल से पानी उलीचने लगे। अब क्या हुआ, चिड़िया तो भाग गई। अब लेखक ने बताया कि अब एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल से पानी उलीचने लगे, तो वहां से वो पानी निकालने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था, हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। अब क्या हुआ लेखक के साथ, जैसे ही उस चूहे के बिल में, देखो चूहे के बिल में आपको सांप मिलेगा, क्योंकि वहां सांप चूहे को ढूंढने के लिए जाता है, सांप चूहे को खा जाता है। क्या कहते हैं, तब तक वहां से गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। अब जैसे ही वो उस बिल में जो है वहां से पानी निकाल रहे थे, तो वहां चूहा ना निकल करके वहां पर सांप निकल आया। कोई औंधा गिरा, कोई अनटाचित, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह जो है लहूलुहान हो गई। अब सांप को देख करके कोई उल्टा भागा, कोई सीधा भागा, किसी का सर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी जो है गिरते पड़ते पड़ते जो है भागे। अब सांप को देखकर भला कौन ना डरे, सभी जो है डर के मारे वहां से भाग गए। हमारी सारी देह, अब देखो जब भागते हैं उल्टा सुल्टा भाग रहे हैं, तो वो जो है गिर रहे हैं, तो उनसे खून भी निकल रहा है। तो कहते हैं हमारी सारी देह, हमारा पूरा शरीर जो है लहू लुहान यानी खूने से लथपथ हो गया था। पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। अब जो है नंगे पांव भाग रहे हैं, तो इनके पांव जो है नीचे से क्या हो गए हैं, कांटों से छलनी हो गए थे, क्योंकि उन्होंने कुछ भी नहीं देखा जब इन्हें उस बिल से सांप दिखाई दिया। तो सभी बच्चे थे वहां पर। तो अब आगे देखिए क्या होता है। हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। तो अब ये सभी बच्चे जो हैं, सब जो हैं वहां से दौड़े आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में बैठ करके हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। अब इनके बाबूजी घर की बैठक में बैठे हुए थे और वो हुक्के को गुड़गुड़ा रहे थे। आप हुक्का देखा होगा ना आपने, जो पहले के लोग पीते थे, तो इनके बाबूजी वहां पर हुक्का पी रहे थे। तो वो देख रहे, उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए, जाकर उसी की गोद में शरण ली। अब देखिए इनके पिता जो है इनसे बहुत प्रेम करते थे, और इनकी जो है दिनचर्या ज्यादातर अपने पिता के साथ ही। लेकिन अब देखिए इनके पिता बैठक में बैठे हुए हैं, लेकिन इन्होंने अपने पिता को देखा तक नहीं। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। इस समय लेखक अब सीधे अपनी मैया के पास ही चले गए, जाकर उसी की गोद में शरण ली। मैया चावल अमनिया कर रही थी, हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर जोर से रो पड़ी और काम छोड़ बैठी। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भर कर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। तो अब जो है जैसे ही अपने माता के पास गए, तो उनकी माता भी उनसे पूछने लगे। उन्होंने सारा जितना काम था वो छोड़ दिया, और ये जो है हमसे पूछने लग गई भय का कारण कि तुम इतने डरे हुए क्यों हो। कभी हमें अपने अंग में भरकर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछ करके हमें चूम लेती। बड़े ही संकट में पड़ गई उनकी माँ। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर से सा सा सांस और फिर सा कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। सारा शरीर थर थर कांप रहा था और रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे, पर वे खुलती न थी। हमारे कांपते हुए होंठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती। तो अब लेखक ने क्या कहा कि मैं इतना डर गया था कि मैं जो हूँ उस कारण को भी नहीं बता पाया कि मैं क्यों डर गया हूँ। उन्होंने सांस कहा और सा कहा, उसके बाद वो चुप हो गए और मैया के आंचल में वो छुप गए।
सारा शरीर जो है उनका थर थर कांप रहा था। ठीक है, उनके रोंगटे खड़े हो गए। ठीक है, उनकी जो है माँ ने जल्दी से हल्दी पीसा और उन घावों पर, क्योंकि दौड़ते हुए उनके पाँव में बहुत सारे कांटे चुभ गए थे, शरीर लहूलुहान हो गया था। तो वो जो है कहते हैं हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर खुलती न थी। हमारे कांपते हुए होंठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती। इसी समय बाबूजी दौड़े आए, आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे। पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चदोवे की छाह न छोड़ी। तो अब जो है इतने पर इनके बाबूजी भी आए। क्या हुआ, क्योंकि इनके बाबूजी भी इनसे बहुत प्यार करते थे। इनके बाबूजी ने इनको वहां से मैया की गोद से इनको लेना चाहा, दौड़कर आए। तो क्या कहते हैं, आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे। पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के जदुए की छाह न छोड़ी, यानी कि इन्होंने भी अपनी माँ के आंचल को बहुत टाइट से पकड़ लिया और बाबूजी के पास नहीं गए। ठीक है, तो ये था इस पाठ का। ठीक है, और इस पाठ में लेखक ने क्या बताया है, लेखक ने क्या कहा। लेखक अपने पिता के साथ जो है बहुत रहते थे। उनके पिता जो है उनके हर काम में जो है उनके साथ रहते थे, उनके हर नाटक में भी वो उनका साथ देते थे। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि अब जब इनको बहुत ज्यादा ये डरे हुए थे लेखक, इस समय इनको अपने पिता की गोद से ज्यादा अपनी माँ के आंचल में जो है वो उनको सुरक्षित महसूस हुआ। उनको जो है पिता पुकार भी रहे थे, लेकिन लेखक ने पिता की तरफ नहीं देखा, बाबूजी की तरफ नहीं देखा। अपनी माँ की आंचल में जाकर के वो जो है वहां छिप गए। पिताजी ने इनको लेना चाहा, लेकिन इन्होंने अपनी माँ के आंचल की छाह को नहीं छोड़ा। तो कहने का यहाँ लेखक का तात्पर्य क्या है, बच्चा चाहे कितना भी प्रेम कर ले पिता से, लेकिन जब वो बहुत कष्ट में होता है तो वो जो जितना सुरक्षित अपनी माँ की गोद में, अपनी माँ के आंचल में पाता है, उसे पिता की गोद इतनी सुरक्षित नहीं लगती है। ऐसे ही लेखक के पास भी हुआ। लेखक बहुत कष्ट में रहा। पहले जो है उनकी सारी दिनचर्याएं अपने पिता के साथ रहती थी। इन्होंने शुरू में ही कहा कि हमारे माँ के साथ हमारा सिर्फ दूध तक का ही नाता था, बाकी सब कुछ इनके पिता करते थे। लेकिन जब ये बहुत डर गई, जब इन्होंने सांप देखा और इनके डर का जो है कोई, ये कांप रहे थे, तो उस समय इनको अपने पिता की गोद ना देख करके अपनी माँ का आंचल दिखा। तो इसीलिए इस चैप्टर का जो है नाम भी इन्होंने माँ का अंचल रखा, कि पूरे चैप्टर में पिता के साथ रहते हैं, पिता से ही इनका ज्यादा लगाव रहता है। लेकिन जब इन पर बहुत कष्ट आता है, जब ये बहुत डर जाते हैं, तो उस समय इनको पिता की आवाज तक न सुनाई देती है। ये पिता की तरफ देखते ही नहीं है, पिता की तरफ जाते ही नहीं है, अपनी माँ की आंचल में जाकर के ये छुप जाते हैं। वहीं पर ये अपने आप को सुरक्षित पाते हैं, वहीं पर इनको लगता है कि अब मैं सुरक्षित हूँ। तो इस चैप्टर का शीर्षक ही माँ का अंचल था। तो प्रस्तुत यहाँ पर पाठ के कुछ प्रश्न उत्तर हैं। तो इन प्रश्न उत्तरों को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो माँ का अंचल पाठ का आप एक संक्षिप्त में इसका सारांश लिख कर लाएंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम भी इसका सारांश बताएंगे और इसके प्रश्न उत्तर आपको बताएंगे। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।